हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन डे टू डे लाइफ, जिसमें हमें सबसे पहले देखना है कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है, ठीक है। अब कोरोजन समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक आयरन पीस है, पीस ऑफ आयरन है। अब ये जो मेरे पास पीस ऑफ आयरन है, इसे मैं ओपन एटमॉस्फेयर में रख रहा हूँ, ओपन एटमॉस्फेयर में रख रहा हूँ। अब जब मैंने आयरन पीस को, आयरन पीस मीन्स Fe, ठीक है। अब जब मैंने इसे ओपन एटमॉस्फेयर में रखा, तो ओपन एटमॉस्फेयर में क्या है, हमें पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। अब जब ओपन एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, तो होगा क्या, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है दैट इज ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, या और भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे क्या करेंगे, इस आयरन पीस के साथ क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। अब जब ये गैसेस या केमिकल्स इस आयरन पीस के साथ इंटरैक्ट करेंगे, ये इसे क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे। डिग्रेड करेंगे, डिग्रेड मीन्स खराब करेंगे, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन क्या होता है, जब हमारा मेटल एक ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं हम, तो ओपन एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इस मेटल सरफेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और इंटरैक्ट करने के बाद इसे क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, खराब करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी होगी, मैं क्या कहूंगा, कोरोजन इज द प्रोसेस of eaten up of metals by environmental factors like oxygen, carbon dioxide and other chemicals. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हमारा जो मेटल होता है, यहाँ पे मैंने आयरन लिया, ज़रूरी नहीं है कि आयरन ही है, ये एक एग्जांपल थी। यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। लेकिन लास्ट टाइम जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था, जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, तो रिएक्ट कौन करेंगे, जो हमारे मॉडरेट या हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे वही रिएक्ट करेंगे, तो वही डिग्रेड भी हो सकते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ओपन, जब हम उन्हें ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो ओपन एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती है, ये इंटरैक्ट करती है हमारे इस मेटल के साथ। जब ये इंटरैक्ट करते हैं हमारे मेटल के साथ, तो इस मेटल को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड मीन्स खराब करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे हमारा जो मेटल होता है वो डिग्रेड होता है, खराब होता है, कैसे होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है आयरन है, ठीक। अब ये आयरन क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है। वाटर वेपर्स मीन्स मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में। अब जब ये वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन गैस इंटरैक्ट करती है हमारे आयरन के साथ, मेटल के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे Fe2O3 X टाइम्स H2O, ये एक कंपाउंड फॉर्म होता है। ये कंपाउंड क्या है, ऑक्साइड है, ये आयरन का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है ये, जिसे हम सिंपली रस्ट कहते हैं,
जिसे हम रस्ट कहते हैं। और ये जो रस्ट होता है ये ब्राउन कलर का होता है। देखा होगा आपने, जब हम अपने आयरन को क्या करते हैं, बहुत टाइम तक क्या करते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो आयरन के ऊपर क्या होता है, ये जो मेरा पीस है आयरन का फॉर एग्जांपल, इस आयरन पीस के ऊपर क्या होता है, एक ब्राउन कलर की कोटिंग आती है। इसके ऊपर क्या आती है, आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आती है, ब्राउन कलर की कोटिंग आती है। ये जो ब्राउन कलर की कोटिंग होती है, यही होता है हमारा Fe2O3 x टाइम्स H2O, दैट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, जिसे हम सिंपली क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। अब इससे क्या होता है, ये जो हमारा मेटल होता है ये डिग्रेड होता है। क्या होता है, डिग्रेड होता है, खराब होता है। कैसे, हमने देखा है प्रीवियस क्लासेस में, जो हमारा मेटल होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हार्ड होता है, ये लस्ट्रस होता है। इसकी जो ये प्रॉपर्टीज होती है, हार्डनेस की प्रॉपर्टीज, लस्ट्रस की प्रॉपर्टीज जो होती है इसके पास, ये खत्म हो जाती है। क्या होती है, खत्म हो जाती है। अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में फिर से समझा रहा हूँ। कोरोजन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है हमारे पास, जिसमें क्या होता है, हमारा जो मेटल होता है जिसे हम ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं, और जब हम एक मेटल को ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं बहुत टाइम तक, ये फॉर एग्जांपल आज सुबह आपने आयरन का पीस रखा और शाम को देखा कि यहाँ पे रस्ट हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत टाइम के बाद रस्ट होता है, मतलब ये इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। तो होता क्या है, हम जब अपना मेटल पीस एक ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो होता क्या है, हमारा जो मेटल होता है ये ओपन एनवायरनमेंट में क्या करता है, रिएक्ट करता है डिफरेंट गैसेस के साथ, डिफरेंट केमिकल्स के साथ। अब जब ये डिफरेंट केमिकल्स के साथ, डिफरेंट गैस के साथ रिएक्ट करता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक ऑक्साइड की लेयर एक फॉर्म होती है। ठीक, अब इस ऑक्साइड की लेयर जब इस पे फॉर्म होती है, तो इससे क्या होता है, ये मेटल डिग्रेड होता है। कैसे डिग्रेड होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हार्डनेस की प्रॉपर्टीज होती है, लस्ट्रस की प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज इसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। अगर यही कोरोजन हमारा किस में होता है, आयरन के केस में होता है। अगर हमारा कोरोजन किस में होता है, आयरन में होता है, तो इसे हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्टिंग। सो हम यहां पे लिख सकते हैं, कोरोजन of iron is simply called as a rusting. आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉपर है। अभी कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जो मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। और कार्बन डाइऑक्साइड भी किस में होता है, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जब हमारा कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इसकी वजह से भी क्या होता है, ये हमारा जो कॉपर होता है ये डिग्रेड होता है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय होता है, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो खत्म हो जाती है। और ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, दैट इज कि हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कोरोजन आपको समझ आ गए, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हमारा जो मेटल होता है वो स्लोली रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के फैक्टर्स के साथ। जैसे एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट है, उनके साथ रिएक्ट करके उस पर क्या होता है, वो खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आता है हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। हमें अगर अब कोरोजन प्रिवेंट करना होगा, तो कौन कौन से ऐसी हमारे पास प्रोसेसेस है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। नंबर फर्स्ट चीज, अगर हमें अपने मेटल सरफेस को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। किससे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ। जैसे ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, चाहे डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट है। मैं चाहता हूँ मेरा जो मेटल है
मेरा जो फॉर एग्जांपल ये मेरा मेटल पीस है, पीस ऑफ मेटल है। मैं चाहता हूँ मेरा मेरा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, चाहे फॉर एग्जांपल डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। मैं चाहता हूँ ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये मेरे मेटल सरफेस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट ना करे। अगर फॉर एग्जांपल ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे मेरे मेटल के साथ, तो ये मेटल मेरे को क्या करेंगे, मेरे मेटल को खराब करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो डिफरेंट गैसेज है और केमिकल्स है ये डायरेक्ट इंटरेक्ट ना करे इसके साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस पर पेंट करते हैं, देखा होगा आपने, जब हम कोई मेटल सरफेस हम घर में यूज करते हैं तो लगाने के बाद क्या करते हैं, हम इस मेटल के ऊपर पेंट करते हैं। क्या करते हैं, पेंट करते हैं, पेंट करते हैं हम इसके ऊपर से। अब होगा क्या, अब हमने जब इस मेटल सरफेस के ऊपर पेंट लगा दिया तो होगा क्या, ये जो इन्वायरमेंटल गैसेस है या इन्वायरमेंट में डिफरेंट केमिकल्स है, ये अब डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे किसके साथ, मेरे मेटल के साथ। और डेफिनेटली मेरा क्या होगा, मेरा जो मेटल है वो प्रोटेक्ट होगा। तो नंबर फर्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। यहां पे लिख सकते हैं फर्स्टली बाय अप्लाइंग पेंट, या ग्रीस भी हम यूज कर सकते हैं, पेंट या ग्रीस, पेंट या ग्रीस ऑन सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, नंबर सेकंड चीज हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा मेटल सरफेस है, आयरन का है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस सिखाते हैं, गैल्वेनाइजेशन। अब इस गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम, ये जो हमारा आयरन है, आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक करते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखना, अगर हम अपने मेटल सरफेस पे पेंट लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं, सो दैट हमारा मेटल जो है वो प्रोटेक्ट हो, इसे हम बैरियर प्रोटेक्शन भी कहते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पेंट जो है वो एक बैरियर का काम करता है बिटवीन मेटल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में, इसलिए हम इसे बैरियर प्रोटेक्शन भी कहते हैं। हाँ, गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम, हमारे जो फॉर एग्जांपल मेटल सरफेस है, दैट इज आयरन है मेरे पास। ठीक, अब हम इस पे क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। क्यों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। अगर याद नहीं है फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एंड लेड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ, अब होता क्या है, हम जब हाइड्रोजन के ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक, अब जब ऊपर हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। ठीक, अब होगा क्या, यहाँ पे जो मेरा जिंक है, अब अगर मैंने इस आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की तो होगा क्या, ये जो मेरा जिंक है ये पहले रिएक्ट करेगा किसके साथ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, जैसे ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, चाहे हाइड्रोजन सल्फाइड है, चाहे डिफरेंट केमिकल्स है। पहले कौन रिएक्ट करेगा, जिंक। क्यों, अब जिंक जो मेरा है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। तो अगर ये पहले रिएक्ट करेगा तो डिग्रेड भी कौन होगा, जिंक। डिग्रेड भी कौन होगा, पहले जिंक होगा। तो मेरा जो आयरन पीस है, मेरा जो मेटल सरफेस है, जो मुझे एक्चुअल यूज है, जिसका मुझे एक्चुअल यूज है, तो वो प्रोटेक्ट हो रहा है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन का सिंपली मतलब है जब हम अपने मेटल सरफेस पे एक हाई रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करते हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आयरन है तो आयरन के ऊपर अगर मैं फॉर एग्जांपल जिंक की कोटिंग करता हूं तो होगा क्या, जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, तो जिंक पहले रिएक्ट करेगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो आयरन है वो प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, कोटिंग ऑफ, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन सरफेस, आयरन
सरफेस, ठीक है। तो इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एक और प्रोसेस आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम क्या करते हैं, अगर हम पर्टिकुलरली जिंक अप्लाई करते हैं किस पे, आयरन पे, अगर हम पर्टिकुलरली जिंक अप्लाई करते हैं किस पे, आयरन पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। अब अगर जिंक के अलावा कोई और एटम, कोई और एलिमेंट हम यूज करते हैं अपने मेटल सरफेस पे, जिंक के अलावा अब अगर हम कोई और एलिमेंट यूज करेंगे अपने मेटल सरफेस पे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एल्यूमिनियम यूज करूं किस पे, अपने मेटल सरफेस पे, फॉर एग्जांपल निकल यूज करो अपने मेटल सरफेस पे, तो होगा क्या, ये जो निकल है, ये जो एल्यूमिनियम है, और भी यूज करते हैं हम, ये क्या करेंगे, ये एक बैरियर बनेंगे किसके बीच में, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और मेरे मेटल सरफेस में। तो होगा क्या, हमारा जो मेटल सरफेस है ये प्रोटेक्ट होगा किससे, रस्टिंग से, सॉरी कोरोजन से। रस्टिंग हम किस केस में कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली हमारा क्या हो, आयरन हो। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नंबर 4 पॉइंट जो हम करते हैं इसमें, एलॉइंग करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। एलॉयज में हम क्या करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो मेटल होता है, हमारा जो मेटल होता है, मेटल सरफेस होता है, इसे हम या तो किसी और मेटल के साथ मिक्स कराते हैं या किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स कराते हैं, नॉन मेटल के साथ मिक्स कराते हैं। अब जब हम मेटल को किसी और मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, मिक्सचर बनाते हैं इनका, अब अगर हम मेटल को किसी और मेटल के साथ मिक्सचर बनाते हैं तो इसे एलॉय फॉर्मेशन कहते हैं, इसे एलॉय फॉर्मेशन कहते हैं। अब अगर हमारा एलॉय फॉर्म हुआ एक बार, तो अब क्या होगा, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ये इस एलॉय पे एक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अब ये 100% प्योर नहीं है। क्यों, अब ये मिक्सचर बन गया है, क्या बन गया है, मिक्सचर बन गया है। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टील है, स्टील एक एलॉय है, इसका आयरन और कार्बन का, आयरन और कार्बन का। होता क्या है, हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, ये यहां पे मैं इरेज कर रहा हूं एक बार, ये जो हमारे मेटल्स होते हैं स्टील में, स्टील किसका होता है, स्टील एक एलॉय है, किसका, आयरन का और कार्बन का। होता क्या है, हमारे जो मेटल्स होते हैं, मेटल के एटम्स होते हैं, वो कुछ इस शेप में होते हैं, ठीक है, कुछ इस शेप में हमारे मेटल के एटम्स होते हैं। अब होता क्या है, ये जो मेटल एटम्स के बीच में एक सरफेस होती है, खाली होती है, मेटल एटम्स के बीच में एक स्पेस एक खाली होती है, जिसे हम वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। फिर मैं एक कंसेप्ट एक दे रहा हूँ कि कैसे एलॉयज में हमारा कोरोजन नहीं होता है, कैसे एलॉय फॉर्मेशन से हमारे मेटल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। होता क्या है, हमारे जो मेटल एटम्स होते हैं वो कुछ इस शेप में होते हैं। अब इनके बीच में क्या होता है, एक फ्री स्पेस होता है, जिसे हम वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। अब इस फ्री स्पेस जो होती है हमारे पास, अगर मैं स्टील की बात पर्टिकुलरली कर रहा हूँ, तो इस फ्री स्पेस में क्या आता है, कार्बन आता है, कार्बन आके फिक्स होता है। क्यों, कार्बन स्मॉल एलिमेंट है, इसका साइज छोटा होता है। अब ये जो छोटे एटम्स है, ये इसके बीच में अगर आ रहे हैं, तो होता क्या है, ये अब मिक्सचर रहा, ये अब प्योर एटम नहीं रहा, प्योर मेटल नहीं रहा, ये क्या बन गया, अब मिक्सचर बन गया। मिक्सचर जैसे ये मिक्सचर बना, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स इस पे अब एक्ट नहीं करते हैं। क्यों, अब पर्टिकुलरली जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो प्योर चीज पे एक्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल प्योर मेटल है मेरे पास, तो वो तभी एक्ट करेंगे। अब जब ये प्योर मेटल नहीं रहा, ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। जब ये मिक्सचर बन गया, तो अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स इस पे एक्ट नहीं करेंगे, तो ये डिग्रेड नहीं होगा, ये प्रोटेक्ट हुआ किससे, फिर कोरोजन से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। एक बार फिर मैं क्विक रिकैप करता हूँ। आज के वीडियो में हमने क्या देखा, फर्स्टली कोरोजन क्या होता है, हमने देखा कोरोजन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, हमारा जो मेटल होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है एनवायरमेंट में, डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एनवायरमेंट में, वो उनके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, उसकी जो सरफेस होती है, क्योंकि सरफेस ही कांटेक्ट में आती है एनवायरनमेंट के पहले, ठीक है, तो सरफेस क्या होती है, वो डिग्रेड होती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और ये कोरोजन जो है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने फॉर एग्जाम्पल मेटल सरफेस अपने ओपन एनवायरनमेंट में रखा तो नेक्स्ट डे उस पर कोरोजन हुआ होगा, नहीं।
इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। तो होता क्या है, अब हमने क्या देखा, ये जो कोरोजन है, अगर मुझे अब कोरोजन प्रिवेंट करना होगा तो कौन कौन से ऐसे मेरे पास स्टेप्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है मेरे पास जिनसे मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो ये मेटल है वो मैं कोरोड होने से बचा सकता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या देखा, नंबर फर्स्ट इज बाय अप्लाइंग पेंट और ग्रीस। अगर मेरा मेटल सरफेस है, अगर इस मेटल सरफेस में मैं क्या करूं, ग्रीस अप्लाई करूं या पेंट अप्लाई करूं, तो होगा क्या, ये जो मेरा मेटल सरफेस है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा एनवायरमेंटल गैसेज या एनवायरमेंटल केमिकल्स के साथ। तो होगा क्या, मेरा जो मेटल सरफेस है वो प्रोटेक्ट होगा। नंबर सेकंड के हमने देखा गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन में हमने क्या देखा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस में क्या कर रहा हूँ, मैं जिंक की कोटिंग करता हूँ, क्योंकि जिंक यहाँ पे हमने एग्जाम्पल किसके लिए, आयरन की। अब आयरन मुझे पता है ये लेस रिएक्ट होता है एज कम्पेयर टू जिंक, तो पहले रिएक्ट कौन करेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, दैट इज जिंक। तो मेरा जो आयरन है वो प्रोटेक्ट हो गया। तो दैट मीन्स गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं और जिंक की कोटिंग करते हैं हम ओवर आयरन सरफेस, जिससे हमारा क्या होता है, मेटल सरफेस क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। अब नंबर थर्ड में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखी। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने क्या देखा, अगर हम जिंक के अलावा अगर जिंक की कोटिंग करते हैं तो वो गैल्वेनाइजेशन होती है। अब अगर जिंक के अलावा जैसे एल्यूमिनियम, निकल, इनकी अगर हम कोटिंग करते हैं ओवर मेटल सरफेस, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से भी क्या होता है, हमारा जो मेटल सरफेस होता है वो प्रोटेक्ट रहता है। अब एक और चीज, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं हम। अब एलॉय में हम क्या करते हैं, एलॉय में क्या होता है, या एक मेटल लेते हैं, इसका दूसरे किसी मेटल के साथ मिक्सचर बनाते हैं, या एक मेटल लेते हैं, इसका किसी नॉन मेटल के साथ मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब मैं मेटल को और नॉन मेटल का मिक्सचर बनाता हूं तो ये एलॉय फॉर्म होता है। जब ये एलॉय फॉर्म हुआ तो ये अब मिक्सचर रहा, ये अब प्योर मेटल नहीं रहा। अगर ये मिक्सचर बन गया तो अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स इस पे एक्ट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली मेरा जो मेटल है वो प्रोटेक्ट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज याद रखनी है, हमारा जो कोरोजन होता है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। दैट मीन्स इसमें क्या होता होगा, एक तो ऑक्सीडेशन भी होती होगी और रिडक्शन भी होती होगी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारा, दैट इज रेंसिडिटी। इजी टॉपिक है। इसके बाद क्या आता है, रेंसिडिटी। अब इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स आप याद रखोगे, रेंसिडिटी एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं, हमने देखा है हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें, फूड आइटम्स जो होते हैं हमारे पास, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑयल्स, इनमें प्रेजेंट होता है फैट्स। ठीक है, हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल्स भी प्रेजेंट होता है और फैट्स भी प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है, इन ऑयल्स और इन फैट्स की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अब जब ऑयल्स एंड फैट्स की ऑक्सीडेशन होती है, अब इससे रिजल्ट क्या होता है, एक तो फॉल स्मेल, गंदी स्मेल आती है फिर फूड से, और फॉल्स टेस्ट, और टेस्ट लेस भी बनता है वो, फिर उसका गंदा टेस्ट होता है। जो हमारा फूड आइटम होता है इसमें क्या होता है, ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। इन ऑयल्स एंड फैट्स की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है, ये जो मेरा फूड आइटम था इससे क्या आती है, गंदी स्मेल आती है और इसका टेस्ट भी गंदा होता है। इसी केमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। सो सिंपल आपको याद रखना है, रेंसिडिटी एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, मेरे जो फूड आइटम्स होते हैं उस फूड आइटम्स में क्या होता है, ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट होता है, जिनको क्या होता है, स्लोली ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, वहां से गंदी स्मेल आती है फूड आइटम्स में और फॉल्स टेस्ट होता है उनका, फिर बैड टेस्ट आता है उनका। तो ऐसी केमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, या ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, द प्रोसेस which involves oxidation of oils and fats present in the food materials which results
बैड टेस्ट एंड फॉल स्मेल ऑफ, ठीक है। एक ऐसी केमिकल प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें जो ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं वो स्लोली ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडेशन होने के बाद उनमें क्या आता है, गंदा टेस्ट आता है उनका और बैड स्मेल आती है उनसे। तो ऐसी केमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब यही क्वेश्चन आता है फिर से, अब अगर हमें फॉर एग्जांपल रेंसिडिटी प्रिवेंट करनी होगी, ठीक है, रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सेकेंड टॉपिक मैं इरेज कर रहा हूँ। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, सिंपली जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें जो ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीडेशन होने के बाद उनसे क्या आता है, गंदा स्मेल आता है और बैड टेस्ट आता है उनका। इसी केमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अब टॉपिक आता है हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब अगर मुझे रेंसिडिटी प्रिवेंट करनी होगी तो मेरे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनसे मैं रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकता हूँ। द फर्स्ट फैक्टर इज, मैं अपना क्या करूँगा, जो फूड मटेरियल है वो तो मैं यहाँ तो रेफ्रिजरेटर में रखूँगा, क्या रखूँगा, रेफ्रिजरेटर में। तो नंबर फर्स्ट लिख सकता हूँ मैं, यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हमारा लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है। अब लो टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इस फूड मटेरियल पे एक्ट नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फूड मटेरियल होता है वो प्रिवेंट होता है। अच्छा, हमने क्या देखा, रेंसिडिटी में क्या होता है, हम ये जो हमारा फूड मटेरियल होता है उनमें जो ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनको ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या आता है, फिर फॉल स्मेल एंड बैड टेस्ट आता है। हाँ, इसी के साथ साथ क्या होता है, जब हम फूड मटेरियल्स क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, मतलब ऑक्सीजन उन पे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है फूड मटेरियल्स के साथ, और इसकी वजह से क्या होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जन्म लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पैदा होते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई, जब हमने देखा होगा, जब हम फॉर एग्जांपल ब्रेड को ऐसे ही रखते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, तो होता क्या है, उस ब्रेड पीस के ऊपर क्या लगता है, फंगस लगता है। वो कैसे आया उस पर, क्योंकि हमने जो अपना फूड मटेरियल रखा था वो हमने ओपन इन्वायरमेंट में रखा था। तो ओपन इन्वायरमेंट में रखने के बाद उस पर क्या हो गया, ऑक्सीजन ने इंटरेक्ट किया, और इंटरेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, ये जो उस पर छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेवलप होने लगे, जिसकी वजह से फूड मटेरियल डेफिनेटली खराब हो गया। हाँ, अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो फूड मटेरियल है वो मैं रेफ्रिजरेटर में रख रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हमारे फूड मटेरियल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं कर पाते हैं। सो मेरा जो फूड मटेरियल है वो डेफिनेटली क्या होता है, प्रिवेंट होता है। नंबर सेकेंड थिंग इज use of airtight containers, airtight containers। अब मैं क्या करूँगा, अपने अगर मैं अपने फूड मटेरियल को ऐसे कंटेनर में रख रहा हूँ जिसमें एयर इंटरेक्ट नहीं कर सकती, मतलब ऑक्सीजन इंटरेक्ट नहीं कर सकती मेरे फूड मटेरियल के साथ, तो दैट मीन डेफिनेटली मेरा जो फूड मटेरियल होगा वो प्रिवेंट होगा। क्यों, मेरा फूड मटेरियल खराब क्यों हो रहा था, क्योंकि जो मेरा फूड मटेरियल था वो ओपन हो रहा था, किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन था वो इंटरेक्ट कर रहा था मेरे ऑयल्स एंड फैट्स के साथ, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रही थी ऑयल्स एंड फैट्स की, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरा जो फूड मटेरियल है वो खराब हो रहा था। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यही फूड मटेरियल अपना एयर टाइट कंटेनर में रख रहा हूँ, तो होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकती मेरे फूड मटेरियल के साथ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा जो फूड मटेरियल है वो प्रिवेंट होगा। ठीक है। अब नंबर थर्ड, यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस, यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस किस में हम यूज करते हैं ज़्यादातर, अब जब हम जंक फूड्स खाते हैं, देखा होगा आपने, जैसे लेज वगैरह खाते हैं हम, तो होता क्या है, जब हम लेज का एक पैकेट लाते हैं तो उस पैकेट में क्या होता है, गैस भरी होती है, गैस भरी होती है। वो कौन सी गैस होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस होती है। ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये प्रिवेंट करती है मेरे फूड मटेरियल को, फूड मटेरियल को। तो अल्टीमेटली क्या होता है,
अगर मेरे नाइट्रोजन गैस ने मेरे फूड मटेरियल को क्या किया, प्रिवेंट किया, तो दैट मीन्स मैं नाइट्रोजन गैस भी यूज़ कर सकता हूँ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। हाँ, अब एक चीज़, ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया ज़्यादातर लड़कियों में। क्या होता क्या है, जब भी लड़कियां ऐसे जंक फूड्स बाय करते तो वो पहले ही इसका जो एयर होता है, जंक फूड्स का एयर होता है वो निकालती है, इसमें पहले ही काट के रखती है, फिर जेब में रखती है। उससे क्या होता है कि जंक फूड्स में जो हमने नाइट्रोजन गैस रखी थी, क्यों रखी थी, सो दैट कि मेरा जो फूड मटेरियल है वो प्रिवेंट हो जाए। बट पहले ही क्या करते हैं वो, इससे वो नाइट्रोजन गैस वो काटते हैं, फिर जेब में रखते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और ऑक्सीजन गैस जो इसमें इस जंक फूड के साथ इंटरेक्ट करती है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो खराब हो जाता है। हाँ, फिर आपने देखा होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे करते हैं, मैंने कोई लेज़ का पैकेट लिया और उसको काट के जेब में रखा, फिर अगर मैं बहुत टाइम के बाद वो खाता हूँ, तो उसमें जब भी मैं चिप्स देखता हूँ, उस चिप्स के बाद ऊपर से वो ऑयली आता है, तो वो ऑयली ही वो रेंसिडिटी होता है, इससे वो ही ख़राब हो चुका होता है तब तक, फिर वो खाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट रेंसिडिटी, कि हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर सकते हैं, या एयर टाइट कंटेनर में हम अपने फूड आइटम्स को रख सकते हैं, या नाइट्रोजन गैस हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट जंक फूड्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक ये यूनिट मेरी तरफ से शायद कंप्लीट हुआ होगा। अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।